सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 6 अगस्त के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल जीत लिया। अभी तक हम लोग कह रहे थे कि बेटे क्या कर रहे हैं, बेटियां ही कमाल कर रही है। तो देखो, एक ही दिन में दो मेडल जीत लाए, और क्या चाहिए। तो अभी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हरा करके 41 साल में अपना पहला ओलंपिक पदक जीत लिया है। भारत ने आखिरी बार 1980 में ओलंपिक में 8वां स्वर्ण पदक जीता था। मतलब आप देख सकते हो, भारतीय हॉकी टीम अब तक ओलंपिक के इतिहास में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। और इस पर्टिकुलर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करेंगे तो भारत का ये चौथा पदक है। इससे पहले 3 किस किसने जीते। एक तो मीराबाई चानू ने, जो कि वेटलिफ्टर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु, जो कि शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने, इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता। और हमारी ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम हमारे लिए एक और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। और इस तरह से टोक्यो ओलंपिक का ये आपका चौथा पदक हो गया। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। भारत ने 12 मेडल जीत लिए हैं अभी तक। 8 गोल्ड मैंने आपको बताया, 1 सिल्वर बताया और 3 ब्रॉन्ज। जबकि जर्मनी के कितने, हमने जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जर्मनी के 11 मेडल है, 4 गोल्ड है उनके पास, 3 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो ये भी प्रश्न याद रखना, ये प्रश्न भी उठ के आ सकता है। बाकी देखो, हमारे जो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है वो कौन है, मनप्रीत सिंह है। और आपको याद होगा, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह थे। इनके साथ एमसी मैरी कॉम भी थी। जबकि महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, हमारी रानी रामपाल है, उनका नाम भी याद रखना। 2020 में आपको याद होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको, और हॉकी की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी ये अवार्ड पाने वाली। उसी तरह से इनके कोचों का नाम भी याद रखो कि पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राहम रीड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और हमारी महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, सोजर्ड मरीजने हैं, इनकी नेशनलिटी है डच। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया भी था, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम है। और पूछा जाए कि ये है कहां से, तो मणिपुर से है। उसके अलावा वंदना कटारिया का नाम भी याद रखो, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही मैच में 3 गोल करने वाली ये पहली महिला हॉकी प्लेयर बनी थी। अच्छा, एक स्टैटिक प्रश्न पूछूं आपसे, बताइए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसको आपकी टॉप 5 जो स्टैटिक सीरीज थी हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए थे। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में। अब प्रश्न घूम गया, लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और किस किस का हेडक्वार्टर है। तो उस ट्रिक से आपको चारों याद आएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे उसका, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का। लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है। वे क्या थी, वे कवयित्री थी। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी ये पद्मा सचदेव था इनका नाम, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डोगरी भाषा ये मुख्य रूप से कहां पे बोली जाती है, या प्रश्न आ जाए इसका संबंध कहां से है, तो जम्मू कश्मीर। आपको याद होगा, आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को, 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से 2003 में एक तो डोगरी भाषा, बोडो भाषा, मैथिली भाषा और संताली भाषा को शामिल किया गया था। यह पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी यहां बात चल रही है पद्मा सचदेवा की, तो 2001 में पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। 2007-8 में मध्य प्रदेश सरकार ने कबीर सम्मान दिया था इनको। और इन्होंने डोगरी और हिंदी भाषा में कई किताबें लिखी है। इनकी एक फेमस कविता संग्रह भी है, मेरी कविता मेरे गीत, जिसके लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी निर्मल कौर का नाम भी याद रखना, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये, मिल्खा सिंह की वाइफ थी, ये निधन हो गया अभी इनका। और मान कौर सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी ये, इनका भी अभी निधन हो गया। गौरी अम्मा का नाम याद रखना, केरल की पहली राजस्व मंत्री थी ये, इनका भी निधन हो गया। अभी आपको याद होगा, सबसे उम्रदराज छात्रा थी कौन, भागीरथी अम्मा। 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली थी वो। 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा को पास किया था उन्होंने, उनका भी अभी निधन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, तो आंसर होगा एस पद्मावती। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी, चंद्रा नायडू थी, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में
बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मनन भट्ट ने। आपको याद होगा 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके 12 दिन बाद भारत ने बालाकोट में जबरदस्त हवाई हमला किया था। तो उस समय की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताती है ये बुक, जिसका नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, जिसको किसने लिखा है? मनन भट्ट ने लिखा है। कल हमने पढ़ा था संजय गुब्बी के बारे में, लेपर्ड डायरीज द रॉसेट इन इंडिया नाम की बुक को लिखा। कुणाल बसु की बात करेंगे, इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। और कौशिक बसु की बात करेंगे तो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा। याद होगा कौशिक बसु से आपको इन्होंने एक अवार्ड भी जीता था, अभी बता सकते हो कौन सा? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने। याद रखना ये फ्रांस के हैं। इनके नॉवल का नाम क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बाकी 2-3 नाम और याद रखो, एक तो शरण कुमार लिम्बाले का 30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारी की बात करेंगे तो 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता अपने उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा धृति बनर्जी को। तो अभी हाल ही में धृति बनर्जी 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप जानते हो क्या असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? अजंता नियोग बनी थी। और आपको याद आता होगा अभी यूएसए की भी तो पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी, कौन? जेनेट येलेन। बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। गीता मित्तल की बात करेंगे तो आर्लाइन पेच ग्लोबल वुमेन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी ये। और अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति कौन बनी? और याद रखना इसी पुरस्कार को अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। उनकी बुक का नाम क्या था? आर्ट एंड फंक्शन। ये पॉइंट मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, तो ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आप याद रख लो, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था इसके हेडक्वार्टर पे, कोलकाता में है। और आपको याद होगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट आपको किस स्टेट में मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, लगभग 35%। भारत का 35% ग्रेफाइट यहीं पर है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो आंसर होगा पुणे में। तो ये पुणे की पहली मेट्रो होगी और ये ही भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन भी होगी। अच्छा, इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। वैसे तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी भी है, यानी कि एक सहायक कंपनी है, वो इटली में है। वहीं पे इस ट्रेन को बनाया जा रहा है और इस कंपनी को 34 ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हर ट्रेन के 3 कोच होंगे और ये जो ट्रेन होगी ना, हल्की होगी, मतलब ये काय की बनी होगी? एल्यूमिनियम की बनी होगी। और इसकी जो पहली ट्रेन है ये सितंबर 2021 में भारत भेज दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कौन सी होगी? पुणे मेट्रो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली मेट्रो कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो थी, 1984 में आई थी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? ये भी है कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे है? हुगली नदी के नीचे। अच्छा, एक और प्रश्न का जवाब दो, क्या कोई मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो आंसर होगा यस। कौन सी? यही कोलकाता मेट्रो ही है। 17th रेलवे जोन में इसको शामिल किया गया था, सन 2010 की ये बात है। वैसे टोटल रेलवे जोन है कितने? 18 है। 18वां बना था साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको विशाखापट्टनम में। अच्छा, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पे चल रही है? तो ये चल रही है दिल्ली में। अच्छा, यही बता दो, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? ई श्रीधरन को कहा जाता है, केरल के हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सलीम अली को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया बता चुके हैं आपको, कैलाश साखला को। अच्छा, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? मृत्युंजय महापात्रा को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आप बता ही दोगे, एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैंने यहाँ पे आपसे कौन सा प्रश्न पूछ लिया? सारे प्रश्न के तो मैंने ही उत्तर दे दिए। चलो फिर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया ये किन्हें कहा जाता है? और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे डेली 10 स्टैटिक क्वेश्चंस, 10 डेज वाले क्वेश्चंस और पुराने महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं,
तो वहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आपकी बारी, बताइए, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने यूटेलसेट क्वांटम रिप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो किसने किया है इसको? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना कि यूटेलसेट क्वांटम सैटेलाइट ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक रिप्रोग्रामेबल यानी कि पुनः प्रोग्राम करने योग्य एक सैटेलाइट है। इसे किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। कहां से लॉन्च किया? फ्रेंच गुयाना से। किस रॉकेट की सहायता से? तो एरियन 5 रॉकेट की सहायता से। और याद रखना ये जो यूटेलसेट क्वांटम है ये यूके की एक प्रमुख परियोजना है। तो किसने लॉन्च किया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में होती है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको याद होंगे। अभी इसने कहा था कि ये शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को स्टडी करने के लिए एनविजन मिशन को लॉन्च करेगा। कब तक? 2030 तक। इसके अलावा इसने कहा था कि ये 2021 के एंड तक दुनिया का पहला लकड़ी का बना सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या रखा था? वीजा वुड सेट। लकड़ी की सैटेलाइट से आपको याद आएगा कि जापान भी तो करेगा, लेकिन जापान ने कहा है कि वो 2023 तक करेगा। अच्छा चलो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अभी जो गगनयान मिशन है हमारा, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, अभी उसके लिए किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया था? तो याद रखना विकास इंजन का। और नासा ने मंगल पर कौन सा अपना रोवर भेजा है? परसेवरेंस रोवर भेजा था और वहां पे उसने एक हेलीकॉप्टर भी चलाया था, उसका नाम था इंजीन्यूटी। यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और बताओ भारत के किस राज्य ने होप पोर्टल को लॉन्च किया था? तो उत्तराखंड ने। तो देखो आपको चीजों को इसी तरह से रिलेट करते हुए लिंक बना करके याद करना है। एक बार ये लिंक करते हुए पढ़ना आप सीख गए ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मतलब इंटरेस्ट आने लगेगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कम समय में आप ज्यादा चीजों का रिवीजन कर लेते हो। अब न चाहते हुए भी हमने होप पोर्टल को कनेक्ट कर लिया और होप पोर्टल का रिवीजन हो गया। इससे आपका माइंड भी ओपन होता है, क्रिएटिव आप बनते हो। और अगर शुरुआत में आपको दिक्कत आती है चीजों को रिलेट करने में, लिंक करने में, तो डेली हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज आप देखना चालू कर दें। जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे करते जाएं, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको भी ये चीज। बाकी देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना के मंगल मिशन का नाम क्या है, तो आंसर होगा तियानवेन 1। और उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम क्या था? जुरोंग। अच्छा, भारत का जो चंद्रयान 1 था उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C11 से। और चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 से। और चंद्रयान 2 में जो रोवर गया था उसका नाम था प्रज्ञान, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। और हमारा जो मंगलयान गया था उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C25 से। और अगर आपसे पूछ ले मंगलयान का फोटो हमारे किस करेंसी नोट पे है? 2000 रुपए के नोट पे है। और चलो बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके 10 रुपए का जो हमारा करेंसी नोट है उस पे किसका चित्र अंकित है? बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा सिल्वर मेडल। यही है वो अगला मेडल, टोक्यो ओलंपिक में हमारा 5वां मेडल। तो भारतीय पहलवान है रवि कुमार दहिया और इन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में फाइनल में रशियन ओलंपिक कमेटी के जवुर युगेव को हरा करके सिल्वर मेडल जीत लिया। अच्छा मैंने अभी क्या बोला? रशियन ओलंपिक कमेटी। अब ये क्या चीज है? आपने देखा होगा जब भी हम बोलते हैं कि भारत ने जर्मनी को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया, USA को हरा दिया, चाइना को हरा दिया, लेकिन ये क्या चीज है? रशियन ओलंपिक कमेटी। ये कौन सा देश हो गया? तो देखो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस पे एक छोटा सा ऑडियो में बना चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप सुन लेना। तो टोक्यो ओलंपिक में ये हमारा दूसरा सिल्वर मेडल है, वैसे 5वां मेडल है। और अगर आप ओलंपिक के इतिहास में बात करोगे तो रेसलिंग में मेडल जीतने वाले ये 5वें भारतीय हैं। इनसे पहले 4 किस किसने जीता था? KD जाधव ने, सुशील कुमार ने, योगेश्वर दत्त ने और साक्षी मलिक ने। और अब ये 5वें प्लेयर बन गए कौन? रवि कुमार दहिया। अच्छा अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा PV सिंधु। शटलर हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में अभी इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता और इससे पहले 2016 के जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो कल ही हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो आज सिर्फ इतना सा देख लो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं तो वो भी याद रख लो, 23 जून को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा जगदीश भगवती को।
और सी रंगराजन को। तो जगदीश भगवती ये कोलंबिया में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और सी रंगराजन ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, रंगराजन समिति वगैरह में काफी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। और अभी इन दोनों को इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट ने CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार के लिए चुना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है CR राव के नाम पे। CR राव कौन है? थे नहीं, हैं, अब ये जिंदा हैं। ये भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी और गणितज्ञ हैं। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक, गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन। और अभी इनको 2020 में 100 साल पूरे हो गए और अभी भी ये जिंदा हैं और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये पहला अवार्ड दिया जा रहा है और बोला गया कि हर 2 साल में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो पहली बार दिया जा रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। दोनों का नाम याद रखना, किसे मिलेगा? जगदीश भगवती और सी रंगराजन को। बाकी अमर्त्य सेन का नाम भी इंपॉर्टेंट है। कई बार बताया, ये पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1998 में। और उसके 1 साल बाद ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इनको मिला था 1999 में। इसके अलावा अभी 2021 की ही बात है, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था इनको, जिसको कहते हैं प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है। बुक इनकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सी है? होम इन द वर्ल्ड। याद रखना, ये सारे पॉइंट बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा भारत, अपना भारत। तो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। ये जो सड़क है ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और इस तरह से भारत ने बोलीविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस सड़क से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा और लद्दाख में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसकी लंबाई बताई जा रही है 52 किलोमीटर है। तो यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न भी आपका तैयार हो गया। उमलिंगला दर्रा ये कहां पर है? लद्दाख में है। बाकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1960 में और इसके डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से भी एक प्रश्न बनता है कि इसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवा से। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दो। वैसे तो कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, आप बता दोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह, नीलम को बोलते हैं इंग्लिश में सैफायर, ये कहां पे मिला है? श्रीलंका में। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल, ये कहां पे बना है? डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पे लगाया गया? नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अजय दिलावरी को। तो भारतीय मूल के उद्यमी हैं ये अजय दिलावरी, जिन्हें अभी कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कनाडा के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ग्रुप यानी कि मोटर वाहन समूह के मालिक हैं और ये काफी सामाजिक कल्याण में डोनेट वगैरह करते हैं, काफी चैरिटी वगैरह करते हैं, उसी लिए इनको ये सम्मान मिला है। बाकी ये नाम देखो, ये इंपॉर्टेंट है। RK सभरवाल, नाम आपने पढ़ा होगा। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था अभी इनको, कुछ दिन पहले की बात है, और उस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। P साईनाथ का नाम याद होगा। जापान ने 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार दिया था इनको। और फुकुओका से एक नाम लिंक करके याद करवाया था मैंने। जापान का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है ये। बाकी श्यामला गणेश, जापान ने ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से इनको सम्मानित किया था। अच्छा, कनाडा से आपको याद आता होगा, हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनको कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान मिला था। वैसे अभी तो हमारे नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं, कौन? कैसे याद किया था हमने? और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स पे और अभी 8 स्टेट के जो नए गवर्नर्स बने थे उन पे ट्रिकी वीडियो बना दिया। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी तो देखूं। तो हमारे नए शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? शिक्षा ही धर्म है, धर्मेंद्र प्रधान बन गए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा गुइडो बेलिडो। गुइडो बेलिडो ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी पेरू के नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? पेड्रो कैस्टिलो। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी इसाक हरजोग ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने। अच्छा, इजराइल के भी प्रधानमंत्री भी तो नए बने थे, क्या नाम है उनका? नेफ्टाली बेनेट। बाकी निकोल पाशिनयान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने ये।
बात पेरू की है तो ये रहा मैप में पेरू, इसकी कैपिटल क्या है, लीमा, और यहीं पे ही लामा नाम का जानवर मिलता है। लामा आपने साइंस में पढ़ा होगा, लामा और ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो देखो इस तरह से आपने लिंक कर लिया ना, लीमा को लामा से और लामा को आपने साइंस में जोड़ लिया। यही मैं कह रहा हूं आप लोगों से। करेंसी इसकी सोल है। और आटाकामा का मरुस्थल कहां पे पाया जाता है या कहां पर स्थित है, याद रखना ये आटाकामा का जो मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वैसे तो ये चिली में मिलता है, लेकिन कुछ पोर्शन इसका पेरू में भी आता है, इसलिए याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। एक टीटीकाका झील के बारे में आपने सुना होगा, बोटिंग के लिए सबसे ऊंची झील है, या आप कह दीजिए विश्व की सबसे ऊंची नौका विहार झील है। ये आपको मिलेगी पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो आंसर होगा जॉन अब्राहम को। तो डिस्कवरी का जो स्पोर्ट चैनल है यूरो स्पोर्ट इंडिया, उसने अभी जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी टाइगर श्रॉफ जापान की एक फुटवेयर ब्रांड है एसिक्स, उसके ये भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने। राणा दुग्गवती ये सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और सोनू सूद एसर इंडिया के बने थे। अभी पंजाब में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था। अभी प्रियंका चोपड़ा का नाम याद होगा, कल ही पढ़ा है। इटली का एक लग्जरी ब्रांड है बुल्गारी, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभी इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी प्रियंका चोपड़ा ने, अनफिनिश्ड। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं, देखो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत दिल से बनाता हूं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बिल्कुल उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और फिर भी आप देख लो, मैं आपको वीडियो के बीच में किसी भी क्वेश्चन के बीच में आपको इस तरह की बात नहीं करता हूं कि लाइक करना है, इसे शेयर करना। बिल्कुल लास्ट में आकर के मैं आपसे बोल रहा हूं। तो अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो इस वीडियो की और मेरी हेल्प जरूर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हो कर देना। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, ताकि मुझे पता लगे आप में से कितने लोगों को ये अच्छा लगा सेशन। और अब देखिए कल क्या प्रश्न पूछा था आपसे, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा भुवनेश्वर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इनकी क्विज लगा लीजिए, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, और वहीं पे आपको फ्री में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए इन सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करवाने के लिए इसका ऑडियो भी मैं तैयार करता हूं, ताकि कुछ ही मिनटों में इन सभी क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकें जब भी आपको समय मिले, क्योंकि रिविजन बहुत जरूरी है। बस एक बात याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कि जो भी जितना भी आपने पढ़ लिया है उसका टाइम टू टाइम आपका रिविजन होता रहे। वरना बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नई नई चीजों को पढ़ते रहते हैं, पुराना वाला रिविजन नहीं करते, तो नया नया क्या है दिमाग में डालते जाते हैं और उनका पुराना पुराना दिमाग से उड़ता जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपका ऑडियो रिवीजन तैयार करता हूं। सारे डेज के ऑडियो रिवीजन के लिंक भी आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिल जाएंगे। टॉप 5 सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट की थी स्टैटिक क्वेश्चंस की, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए काफी है, थैंक यू।